हेलो एवरीवन। यूनियन टेरिटरीज स्टार्ट कर रहे हैं। 41st चैप्टर है ये एज पर न्यू एडिशन ऑफ लक्ष्मीकांत। आर्टिकल 239 से लेकर 241 इन पार्ट 8 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यूनियन टेरिटरीज से डील करते हैं। पॉलिटी के स्टार्टिंग में एक चैप्टर पढ़ा था हमने, यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज, 5th या 6th चैप्टर था वो। उसमें 4 आर्टिकल्स की बात करी गई थी, 1st से लेकर 4 तक। इनमें बताया गया था कि इंडिया का पॉलिटिकल मैप कैसा होगा, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर कैसा होगा इंडिया का, कौन से एरियाज या टेरिटरीज स्टेट का पार्ट बनेंगी एंड कौन से एरियाज जो होंगे वो यूनियन टेरिटरीज होंगे एंड किन एरियाज को अक्वायर्ड टेरिटरी कंसिडर करा जाएगा। इसमें से जो फर्स्ट आर्टिकल था वो क्या कहता था कि इंडिया क्या है, एक यूनियन ऑफ स्टेट। सेकंड, इसमें कैटेगराइजेशन की बात करी गई थी कि टेरिटरीज को कैसे डिवाइड करा जाएगा। सो इस आर्टिकल फर्स्ट ने 3 टाइप में डिवाइड करा था टेरिटरी को। फर्स्ट वो टेरिटरी जो कि स्टेट होंगी, सेकंड क्या थी इसमें यूनियन टेरिटरीज, एंड थर्ड कैटेगराइजेशन थी इसकी अक्वायर्ड टेरिटरीज की। अक्वायर्ड टेरिटरीज कौन सी, जो कि इंडिया किसी फॉरेन कंट्री से किसी फॉरेन टेरिटरी को जब इंडिया अक्वायर करेगा, ये सेसेशन के थ्रू भी अक्वायर कर सकता है, ऑक्युपाई भी इंडिया कर सकता है, वॉर के थ्रू अगर किसी कंट्री को सब्जुगेट कर दिया है तो उस केस में भी ये अक्वायर्ड टेरिटरी ही होगी। बट जब भी इंडिया किसी अक्वायर्ड टेरिटरी को अपना एरिया मानेगा वो एज पर इंटरनेशनल लॉ ही होगा। तो इस चैप्टर में हमने इस सेकंड कैटेगराइजेशन को देखना है। जो आर्टिकल फर्स्ट में 3 कैटेगरीज में डिवाइड करा गया था टेरिटरी को, स्टेट, यूनियन टेरिटरी एंड अक्वायर्ड टेरिटरी, उसमें से इस चैप्टर में हमने यूनियन टेरिटरी को देखना है कि कैसा इसका एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर होगा यूनियन टेरिटरी का, कैसे एक यूनियन टेरिटरी को गवर्न करा जाएगा, कैसे इसको एडमिनिस्टर करा जाएगा। प्रेजेंटली इंडिया में 28 स्टेट्स हैं एंड 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। अगर स्टेट्स की बात करें तो स्टेट फेडरल सिस्टम का पार्ट है। फेडरल सिस्टम का मतलब क्या है, देखिए यहाँ पर आप ये लिस्ट सिस्टम की बात कर सकते हो। 3 टाइप की लिस्ट है, स्टेट, कॉन्क्यूरेंट लिस्ट एंड यूनियन लिस्ट। यूनियन लिस्ट का मतलब क्या है कि सिर्फ सेंटर ही लॉ मेकिंग कर सकता है। स्टेट लिस्ट का क्या मतलब है कि स्टेट इस लिस्ट में जितने भी सब्जेक्ट दिए गए हैं स्टेट उनके ऊपर लॉ मेकिंग कर सकती है। एंड कॉन्करेंट में वो मैटर्स हैं जिनके ऊपर सेंटर एंड स्टेट दोनों ही लॉ मेकिंग कर सकती है। सो जो स्टेट्स हैं वो फेडरल सिस्टम का पार्ट है। इट मीन्स कि यहाँ पर पावर शेयरिंग भी है सेंटर के साथ एंड सेंटर से अलग होकर भी ये लॉ मेकिंग कर सकती हैं। दैट इज पावर का डिवीजन भी है एट द सेम टाइम। सो यहाँ पर पावर डिस्ट्रीब्यूशन की बात करी गई है। बट अगर हम यूनियन टेरिटरीज की बात करें तो यूनियन टेरिटरीज में यहाँ पर यूनिटरी बायस आ जाता है, यहाँ पर सेंटर का ही कंट्रोल रहता है। तो जितने भी एरियाज सेंट्रली कंट्रोल्ड होंगे, जो भी एरियाज सेंट्रली एडमिनिस्टर होंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट का ही डायरेक्ट कंट्रोल होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट ही गवर्न करेगी इन एरियाज को, उन एरियाज को यूनियन टेरिटरीज माना जाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो स्टेट थी वो फेडरल सिस्टम का एक पार्ट बन रही थी, बट जो यूनियन टेरिटरीज हैं ये यूनिटरी सिस्टम का पार्ट बन रही हैं। यहाँ पर यूनियन टेरिटरीज के पास उतनी पावर नहीं है कि अपने एरियाज को फुल्ली इंडिपेंडेंट होकर गवर्न कर पाएं। सेंट्रल गवर्नमेंट ही डायरेक्टली इनको गवर्न कर रही है। अब इसका मतलब देखिए क्या हो सकता है कि क्या इन यूनियन टेरिटरीज वाले एरिया में कोई डेमोक्रेसी नहीं है, कोई भी, क्या इनमें कोई इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव नहीं है लोगों का। जैसे स्टेट्स में लोगों के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, है ना, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है। तो क्या ये सिस्टम यूनियन टेरिटरीज के लिए नहीं है? तो ऐसा नहीं है। चाहे इनको सेंट्रल गवर्नमेंट ही गवर्न कर रही है बट डेमोक्रेसी यूनियन टेरिटरीज के लिए भी है। क्योंकि अगर हम सेंटर की बात करें, अगर हम पार्लियामेंट की बात करें, लोकसभा एंड राज्यसभा, प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन दी गई है यूनियन टेरिटरीज को। यूनियन टेरिटरीज को देखिए हम 2 तरह में डिवाइड करते हैं। एक तो वो यूनियन टेरिटरीज हैं जिनके पास अपना लेजिस्लेचर है, जैसे कि एक स्टेट का लेजिस्लेचर होता है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, वैसे ही यूनियन टेरिटरी का भी एक लेजिस्लेचर हो सकता है। 3 है वो, दिल्ली, पुडुचेरी एंड जम्मू एंड कश्मीर, इनके पास अपना लेजिस्लेचर है। तो इट मीन्स ये जो 3 यूनियन टेरिटरीज हैं ये स्टेट लिस्ट के ऊपर भी लेजिस्लेट कर सकती हैं, लॉ मेकिंग कर सकती हैं। बट फिर भी इन यूनियन टेरिटरीज के लिए भी कुछ एरियाज ऐसे हैं जिनके ऊपर इनके पास कोई भी पावर नहीं है, उन एरियाज को सेंटर ही कंट्रोल करता है। एंड कुछ यूनियन टेरिटरीज ऐसी हैं जिनके पास लेजिस्लेचर है ही नहीं, जैसे कि अंडमान निकोबार के पास कोई भी लेजिस्लेचर नहीं है, तो वो डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट के ही कंट्रोल में है। सो यूनियन टेरिटरी चाहे उसके पास लेजिस्लेचर है
चाहे उसके पास लेजिस्लेचर नहीं भी है, उस केस में भी पार्लियामेंट का, सेंटर का या फिर सेंटर की गवर्नमेंट का डायरेक्ट कंट्रोल रहता है। बट फिर भी इनके पास एक डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर है, इनके पास भी रिप्रेजेंटेशन है, बट रिप्रेजेंटेशन कहाँ पर है? पार्लियामेंट में। अगर हम लोकसभा की बात करें तो जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है लोकसभा की वो 550 है, ठीक है। जो करंट स्ट्रेंथ है लोकसभा की वो है 543। इसमें से जो 524 मेंबर्स हैं या फिर 524 सीट्स हैं जो लोकसभा की, वो तो स्टेट को रिप्रेजेंट करती हैं, बट जो बाकी की 19 सीट्स हैं वो यूनियन टेरिटरीज को ही रिप्रेजेंट करती हैं। सो देखिए इन यूनियन टेरिटरीज को भी रिप्रेजेंटेशन दी गई है, बट कहाँ पर दी गई है? पार्लियामेंट में दी गई है। ऐसे ही अगर हम राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा में जो 8 मेंबर्स हैं वो यूनियन टेरिटरीज में से ही आते हैं। वो 8 मेंबर्स की अगर डिवीजन देखें तो 3 जो हैं वो दिल्ली से आते हैं, क्योंकि देखिए दिल्ली के पास भी लेजिस्लेटिव असेंबली है उसकी अपनी, उसका लेजिस्लेचर है। जो 1 मेंबर है वो पुडुचेरी से आता है, क्योंकि पुडुचेरी के पास भी लेजिस्लेचर है। ऐसे ही जम्मू कश्मीर के पास लेजिस्लेचर है तो 4 मेंबर्स वहां से आते हैं। जो बाकी की 5 यूनियन टेरिटरीज हैं उनको राज्यसभा में रिप्रेजेंटेशन नहीं दी गई है, क्योंकि उनके पास अपनी कोई असेंबली है ही नहीं। सो देखिए यूनियन टेरिटरी का एक यूनिक सा रिप्रेजेंटेशन है इनका। ये फेडरल सिस्टम का पार्ट तो नहीं है स्टेट के जैसे, बट फिर भी इनको स्टेट के जैसे ही लोकसभा में रिप्रेजेंटेशन दी गई है। 19 सीट्स हैं इनके पास। ऐसे ही राज्यसभा में भी 8 सीट्स जो हैं वो यूनियन टेरिटरीज की हैं। अब देखते हैं कि इन यूनियन टेरिटरीज का क्रिएशन कैसे हुआ था। सबसे पहले तो 1874 में ब्रिटिश एरा की बात हो रही है यहाँ पर। ब्रिटिश जब इंडिया को कॉलोनाइज कर रखा था उन्होंने, तो कुछ एरियाज को उन्होंने शेड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट बना दिया था। अब इनको हम आज के जो शेड्यूल्ड एरियाज हैं या फिर शेड्यूल्ड ट्राइब्स वाले एरिया हैं उनके साथ कंफ्यूज नहीं करना है। ये उस टाइम पर उन्होंने कुछ एरियाज को शेड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट बना दिया था। बाद में इनको रीनेम कर दिया गया एज चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस। फिर जब हमारा इंडिया आज़ाद हो जाता है तो न्यू कॉन्स्टिट्यूशन में 1950 में फोर फोल्ड क्लासिफिकेशन रखी गई थी स्टेट्स की या फिर एरियाज को 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया था। एक तो था पार्ट ए, देन था पार्ट बी, फिर पार्ट सी एंड पार्ट डी। पार्ट ए में गवर्नर की जो प्रोविंसेस थी, जो कि ब्रिटिशर्स के टाइम पर कुछ गवर्नर प्रोविंसेस थी, उनको पार्ट ए में रख दिया गया था। पार्ट बी में प्रिंसली स्टेट्स को रखा गया था। पार्ट सी में चीफ कमिश्नर की प्रोविंसेस थी एंड कुछ इसमें प्रिंसली स्टेट्स को भी पार्ट सी में ऐड करा गया था, बट जो मेन थी वो चीफ कमिश्नर की प्रोविंसेस थी। एंड जो पार्ट डी था उसमें जस्ट अंडमान एंड निकोबार आइलैंड को अलग से रखा गया था। फिर इंडिया ने देखिए रीडिस्ट्रीब्यूशन करना स्टार्ट करा, एरियाज को रीऑर्गेनाइज करना स्टार्ट करा, जैसे कि स्टेट्स का रीऑर्गेनाइजेशन करना स्टार्ट कर दिया। उसके लिए डिफरेंट कमीशंस आते हैं, जैसे कि धर कमीशन आता है, जेवीपी कमेटी आती है, देन एक फजल अली कमीशन आता है, एंड फाइनली जब यूनियन टेरिटरीज आती हैं तो उसके लिए देखिए एक 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956 आता है, एंड देन एक स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 आता है। इसमें ही देखिए जो चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस थी पहले, जो पार्ट सी में आती थी, एंड पार्ट डी जिसमें अंडमान एंड निकोबार आइलैंड था, इनको क्या नेम दे दिया गया? इनको नेम दे दिया गया यूनियन टेरिटरीज का। एंड जो पार्ट ए एंड बी थे इनको अबॉलिश कर दिया गया एंड इनको मर्ज करके स्टेट्स का नाम दे दिया गया। सो पार्ट डी एंड पार्ट सी ये दोनों मिलकर ही 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट एंड स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 के बाद क्या बन जाते हैं? यूनियन टेरिटरीज बन जाते हैं। ग्रेजुअली क्या होता है कि विद टाइम कुछ यूनियन टेरिटरीज तो स्टेट बन जाती हैं, जैसे कि हिमाचल प्रदेश हो गया, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा। ये पहले क्या थी? यूनियन टेरिटरीज, बाद में ये बन जाती हैं स्टेट्स। ऐसे ही जो कुछ टेरिटरीज पहले पोर्तुगीज के कंट्रोल में थी या फिर फ्रेंच कॉलोनीज थी, जैसे कि पुडुचेरी जो था वो पहले फ्रेंच कॉलोनी था, अब ये क्या बन चुका है? यूनियन टेरिटरीज। ऐसे ही जो गोवा, दमन एंड दीव, दादरा एंड नगर हवेली, ये क्या थे? ये पोर्तुगीज की कॉलोनीज थी, पोर्तुगीज के कंट्रोल में थे, अब ये यूनियन टेरिटरीज बन चुके हैं। ठीक है, गोवा एक स्टेट बन चुका है, ये भी पोर्तुगीज की ही एक कॉलोनी था। तो अब की जो डिवीजन क्या कहती है कि 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। 8 यूनियन टेरिटरीज में देखिए अब कैसा डिवीजन है। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, ये 1956 जब ये 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था उसी टाइम पर यूनियन टेरिटरी बन गए। ऐसे ही दिल्ली भी 1956 में ही एंड लक्षद्वीप भी
1956 में ही बन गए। पुडुचेरी की बात करें तो 1962 में ये यूनियन टेरिटरी बन जाता है, जब इसको फ्रेंच से अक्वायर कर लिया जाता है। ऐसे ही जो चंडीगढ़ है वो 1966 में यूनियन टेरिटरी बन जाता है। ये 1966 में क्यों बनता है? क्योंकि पंजाब भी इसको क्लेम कर रहा था, हरियाणा भी इसको क्लेम कर रहा था, तो दोनों ही इसको चाहते थे कि जो चंडीगढ़ है वो हमारा पार्ट बने। फिर सेंटर इंटरवीन करता है कि ना तो ये पंजाब का पार्ट बनेगा, ना ही हरियाणा का पार्ट बनेगा, ये तीन ऑर्गन्स का पार्ट बनेगा। एक तो पंजाब स्टेट का, हरियाणा का भी, एंड इसके ऊपर सेंटर का भी कंट्रोल होगा। आज चंडीगढ़ कितना ज़्यादा डेवलप्ड एरिया है ना, क्योंकि इसको फंड्स देखिए तीनों जगह से आ रहे हैं, इसको पंजाब से भी आ रहे हैं, इसको हरियाणा से भी आ रहे हैं, एंड इसके लिए सेंटर भी फंड्स प्रोवाइड कर रहा है। यहाँ पर आपने एक पुडुचेरी का खास तौर पर ध्यान रखना है कि जो पुडुचेरी है देखिए वो 4 एरियाज से बना हुआ है। एक तो है इसमें माहे, ये प्रीलिम्स में पूछा भी गया है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये वनडे एग्जाम के लिए, इसको आपने याद रखना है। एक तो माहे जो कि आज के केरला का पार्ट है, वो भी पुडुचेरी का ही पार्ट माना जाता है। देन एक है यनाम, YANAM, देन उसके बाद है कराईकल, एंड देन एक फोर्थ पार्ट है पुडुचेरी का जो कि खुद है पुडुचेरी। तो इन 4 एरियाज से मिलकर ही पुडुचेरी बनता है। देखिए आप, मैंने यहाँ पर ना आपको मैप दिखाती हूँ पुडुचेरी का। ओके, पुडुचेरी का मैप, ओके देखिए ये फर्स्ट वाला ही देखिए, यूनियन टेरिटरी ऑफ पुडुचेरी। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है यनाम भी लिखा हुआ है, एंड देन है यहाँ पर पुडुचेरी, देन है कराईकल, देन है माहे। तो देखिए चारों पार्ट्स ही बनकर आज का जो पुडुचेरी यूनियन टेरिटरी है, ये चारों पार्ट ही मिलकर एक पुडुचेरी बनाते हैं। जो कराईकल एंड पुडुचेरी है ये तमिलनाडु में आते हैं, एंड जो माहे है ये केरला में आता है। ऐसे ये जो यनाम है ये आंध्र प्रदेश में आता है। इस फैक्ट को आपने याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, मैप में भी दिखा दिया है मैंने आपको। देन उसके बाद जो 6th यूनियन टेरिटरी है जम्मू एंड कश्मीर की, ये हम सबको पता है कि 2019 में जम्मू एंड कश्मीर का जो जब बाइफर्केशन हुआ था, 2 यूनियन टेरिटरीज में इसको बना दिया गया था। एक तो लद्दाख की यूनियन टेरिटरी बन गई थी, एंड देन बन गई थी एक 2019 में ही जम्मू एंड कश्मीर की। उसके बाद 2020 में 2 यूनियन टेरिटरीज को मर्ज करा गया था। पहले वो अलग थी, पहले कैसे थी, एक दादरा एंड नगर हवेली अलग था, दमन एंड दीव अलग था। 2020 में इनको मर्ज कर दिया गया था, तो एक यूनियन टेरिटरी बन गई थी। सो ऐसे आज की डेट में 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। और कुछ फैक्ट्स दिए गए हैं लक्ष्मीकांत में कि 1973 तक जो लक्षद्वीप था, आज की एक जो यूनियन टेरिटरी लक्षद्वीप है, इसको पहले क्या नाम दिया गया था, लक्षद्वीप, मिनिकॉय एंड अमीन दीवी आइलैंड्स। 1992 में ही जो दिल्ली है उसको क्या रीडेजिग्नेट करा गया था, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। पहले इसको जस्ट यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली ही मानते थे, जस्ट एक यूनियन टेरिटरी थी। 1992 में ये एक नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली बनती है। इसके लिए दिल्ली के लिए भी आपने एक इम्पॉर्टेंट कमेटी का नाम याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बालाकृष्णन कमेटी। इस कमेटी ने ही बोला था कि जो दिल्ली है उसको स्टेटहुड नहीं मिलना चाहिए, वो एक सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेटेड टेरिटरी ही रहनी चाहिए। जो दिल्ली है वो सेंटर के कंट्रोल में ही रहनी चाहिए, एंड एक यूनियन टेरिटरी ही रहनी चाहिए। सो बालाकृष्णन कमेटी का आपने नाम याद रखना है। एंड जो पुडुचेरी है इसको 2006 तक पहले पौंडीचेरी बोलते थे, इनफैक्ट आज भी कुछ लोग इसको पौंडीचेरी ही बोलते हैं। अब हमने देखे लिए, ये तो देख लिया कि इसका स्ट्रक्चर कैसा है, कौन सी यूनियन टेरिटरीज हैं, कैसे ये बनी है। अब इनको बनाया क्यों गया है वो देखते हैं कि इसके कुछ रीजंस क्या हैं यूनियन टेरिटरीज को बनाने के। सबसे पहला रीजन है पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन। देखिए पहले अगर हम दिल्ली की ही बात करें तो दिल्ली के लिए पॉलिटिकल कंसिडरेशन ही एक रीजन था जिसकी वजह से इसको यूनियन टेरिटरी बनाया गया। दिल्ली में क्या है, हमारा पार्लियामेंट, लोकसभा, राज्यसभा, जो मेन सीट है वहीं पर है। हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है वो दिल्ली में है। सो जो मेन हमारी जो कैपिटल है, हमारी जो इंडिया की गवर्नमेंट है वो दिल्ली से ही रूल करती है। सो एक पॉलिटिकल कंसिडरेशन था जिसकी वजह से दिल्ली को एक यूनियन टेरिटरी बनाया गया। ऐसे ही एडमिनिस्ट्रेटिव कंसिडरेशन भी है जिसमें आप चंडीगढ़ की एग्जांपल ले सकते हो कि पंजाब भी इसको अपना पार्ट बनाना चाहता था, हरियाणा भी। सो सेंटर इंटरवीन करती है जिसकी वजह से अब 3 लोग इसको देखिए चला रहे हैं। चंडीगढ़ को सेंटर से भी फंड आ रहे हैं, पंजाब से भी आ रहे हैं, एंड ऐसे ही हरियाणा से भी आ रहे हैं।
दूसरा रीज़न इसका क्या है, कल्चरल डिस्टिंक्टिवनेस। इसमें आप एग्जांपल ले सकते हो पुडुचेरी की। पुडुचेरी देखिए एक फ्रेंच कॉलोनी थी, तो वहाँ पर फ्रेंच कल्चर था, उसको प्रिजर्व करने के लिए एक यूनियन टेरिटरी बनाया गया। ऐसे ही जो दादरा एंड नगर हवेली थे, दमन एंड दीव, यहाँ पर क्या था, ये एक पोर्तुगीज़ की कॉलोनीज थी, तो वहाँ पर वो कल्चर था। तो कल्चरल डिस्टिंक्टिवनेस को बचाए रखने के लिए वहाँ का जो एक यूनिक कल्चर था, लोगों का, वहाँ का एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप अलग था जो कि फ्रेंच सेटअप था। ऐसे ही जो दादरा एंड नगर हवेली था, वहाँ पर जो पोर्तुगीज़ एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर था, वहाँ का कल्चर वैसा था। उस कल्चर को बचाए रखने के लिए उनको एक यूनियन टेरिटरी का रिकग्निशन दिया गया। ऐसे ही एक स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस भी मेन रीज़न है कुछ एरियाज को यूनियन टेरिटरीज डिक्लेयर करने का। जैसे कि आप अंडमान एंड निकोबार आइलैंड देखें, एंड ऐसे ही जो लक्षद्वीप आइलैंड है, जितने भी हमारे जो कंट्री के आइलैंड है, ये कहाँ पर है, ये इंडियन ओशन में पाए जाते हैं। तो इंडियन ओशन की एक स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है, ट्रेड के लिए ये एक वाइटल लिंक है। ऐसे ही जो सी लेन है इंडियन ओशन से बहुत ज़्यादा निकलती हैं। डिफेंस के पर्सपेक्टिव से जो इंडियन ओशन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। अगर आप उस साइड से, अगर आप ईस्टर्न साइड से चले जाते हो, इंडियन ओशन के ईस्टर्न साइड जाते हो, तो आप चाइना का जो साउथ चाइना सी है वहाँ तक आप पहुँच सकते हो। सो चाइना के लिए भी एक काउंटर मेजर के जैसे काम करता है। तो ये स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस भी है इसकी। एंड इन फैक्ट यहाँ पर लक्ष्मीकांत में नहीं दिया गया है, जो नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया है हमारा, वहाँ पर जो लद्दाख है, लद्दाख हो गया, जम्मू एंड कश्मीर, इनको यूनियन टेरिटरी क्यों बनाया गया है, यहाँ पर भी एक स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस ही आती है। देखिए एक साइड तो पाकिस्तान है, दूसरी साइड चाइना है, दोनों ही इंडिया के एनिमी हैं, दोनों से ही इंडिया को अपने आप को बचाना है, ठीक है। जम्मू एंड कश्मीर वाले एरियाज़ को, ऐसे ही लद्दाख वाले एरियाज़ की साइड बहुत सारे फिंगर पॉइंट्स हैं जो कि चाइना ने कंट्रोल करे हुए हैं। सो देखिए इसकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस नॉर्दर्न साइड पर भी है, तो उनको भी यूनियन टेरिटरी बनाया गया। ऐसे ही जो ये आइलैंड वगैरह हैं, अंडमान निकोबार आइलैंड, वो इंडियन ओशन में है, तो उनकी भी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है। फोर्थ जो रीज़न है वो है बैकवर्ड एंड ट्राइबल पीपल। कुछ एरियाज ऐसे थे इंडिया में, यहाँ पर जो ट्राइबल पीपल, जो बैकवर्ड पीपल रहते थे, जैसे कि मिजोरम हो गया, मणिपुर, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, इनको पहले देखिए यूनियन टेरिटरीज ही बनाया गया था। अब ऑल्दो ये स्टेट बन चुकी हैं, लेकिन फिर भी इनको स्पेशल प्रेफरेंस दी जाती हैं। आगे हम चैप्टर्स में देखेंगे कि कैसे कुछ स्टेट्स ऐसी हैं इंडिया में जिनके लिए स्पेशल प्रोविजंस हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। वो प्रोविजंस किस लिए है, क्योंकि इन एरियाज़ में ऐसे ही बैकवर्ड और ट्राइबल लोग रहते हैं, जिसकी वजह से इनको स्पेशल प्रोविजंस दी गई हैं, इनको कुछ प्रिविलेजेस दी गई हैं। सो देखिए ये जो लद्दाख एंड जम्मू एंड कश्मीर थे, ये 2019 में यूनियन टेरिटरीज बने थे। अर्स्टवाइल जो जम्मू एंड कश्मीर स्टेट थी उसको बाइफरकेट कर दिया गया था, बिल उसके लिए अलग आया था, जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल 2019। सो जब ये बिल आया था तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ रीजंस दिए थे कि क्यों इनको यूनियन टेरिटरी बनाया जा रहा है। फर्स्ट रीज़न दिया गया था लद्दाख के लिए। लद्दाख के लिए एक तो मैंने आपको बता ही दिया, जम्मू एंड कश्मीर के लिए भी कि इसकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस भी है। ऐसे ही और रीज़न लक्ष्मीकांत में क्या दिया गया है कि जो लद्दाख वाला एरिया है वो बहुत बड़ा एरिया है। एरिया तो बड़ा है लेकिन वहाँ पर पॉपुलेशन बहुत कम है, वहाँ का टेरेन बहुत डिफ़िकल्ट है, माउंटेनस एरिया है तो डिफ़िकल्ट ट्रेन है। ऐसे ही जो लद्दाख के लोग हैं वो भी खुद बोल रहे थे कि जो इसको लद्दाख को एक यूनियन टेरिटरी बना देना चाहिए। उनको भी पता है कि कैसे चंडीगढ़ जैसे जो एरिया हैं, अगर वो सेंटर के कंट्रोल में थे, वो एक यूनियन टेरिटरी थे, कैसे अब वो डेवलप हो चुके हैं। सो लद्दाख के लोग खुद भी चाहते थे कि इसको एक यूनियन टेरिटरी बनाया जाए। फर्स्ट रीज़न ये दिया गया। जम्मू एंड कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बनाने का रीज़न क्या दिया गया कि एक तो इंटरनल सिक्योरिटी की सिचुएशन है, हमें पता है कि कैसे स्टोन पेल्टिंग वगैरह जम्मू कश्मीर में नॉर्मल सी बात है। सीआरपीएफ के जो होते हैं पर्सनल, उनको वहाँ पर डिप्लॉय करा जाता है। ऐसे ही क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म चाइना की साइड से, ये रीज़न दिया गया। तो ये भी यहाँ पर भी एक स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस की बात आती है। ये दो रीज़न दिए थे सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2019 में, जिसकी वजह से लद्दाख एंड जम्मू एंड कश्मीर को एक यूनियन टेरिटरी बनाया गया। फिर उसके बाद 2020 में दो यूनियन टेरिटरीज को मर्ज कर दिया गया था। दादरा एंड नगर हवेली, ये पहले एक अलग था, 1961 में इसको क्रिएट करा गया था। ऐसे ही दमन एंड दीव 1962 में क्रिएट करा गया था एज यूनियन टेरिटरी। बाद में एक बिल आता है दादरा एंड नगर हवेली दमन एंड दीव मर्जर ऑफ यूनियन टेरिटरीज बिल 2019। इसमें देखिए इस बिल में भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ रीजंस दिए थे। अब उन रीजंस को देखते हैं हम कि क्या रीजंस दिए थे इन दो यूनियन टेरिटरीज को मर्ज करने के लिए।
सबसे पहले तो देखिए यहाँ पर आप आई गेस आप रीड कर सकते हो आई थिंक। द यूनियन टेरिटरी ऑफ दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव शेयर अलॉट इन टर्म्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप, हिस्ट्री, लैंग्वेज एंड कल्चर। ये हमने पहले भी देखा है कि यहाँ पर क्या था, पोर्तुगीज़ का कंट्रोल था यहाँ पर, तो वहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर था वो भी पोर्तुगीज़ के टाइम का ही था, वहाँ की लैंग्वेज डिस्टिंक्ट थी, वहाँ का कल्चर भी डिफरेंट था। तो देखिए इनकी वजह से ही इसको फिर एक अलग से यूनियन टेरिटरी बनाना चाहिए, ये सेंटर ने एक रीज़न दिया। और देखिए रीज़न क्या दिए, द सेक्रेटरीज टू वेरियस डिपार्टमेंट्स, चीफ ऑफ पुलिस एंड चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट ऑफ बोथ द यूनियन टेरिटरीज आर कॉमन। एंड देखिए इनके जो सेक्रेटरीज थे डिफरेंट जो यूनियन टेरिटरीज थी दो उस टाइम पर, इनके चीफ कंजर्वेटर जो कि फॉरेस्ट के कंजर्वेटर होते हैं, जो फॉरेस्ट को प्रिजर्व करने का काम करते हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जो पुलिस चीफ थे, जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स थे, उन सबके सेक्रेटरीज भी सेम थे। और अगर सेम थे तो डिफरेंट जगह पर मैन पावर को कंज्यूम करने का क्या ही फ़ायदा है। तो ये भी एक रीज़न दिया गया। और रीज़न देखिए क्या दिया गया, दैट द ऑफिसर्स ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज posted by the ministries of home affairs, environment and forest serve both these territories as per their work allocation। 3 ऑल इंडिया सर्विसेज हैं, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, पुलिस सर्विस एंड फॉरेस्ट सर्विस। यहाँ पर फॉरेन सर्विस जो है वो ऑल इंडिया सर्विस नहीं है। तो देखिए ये जो तीनों सर्विसेज हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, पुलिस सर्विस एंड फॉरेस्ट सर्विस, इनके जो भी ऑफिसर्स डिप्लॉय करे जाते हैं, पोस्टिंग उनकी होती है वो वर्क एलोकेशन के हिसाब से होती है। मतलब कि इंटरचेंजेबली ये पोस्टिंग करी जा सकती थी जब ये डिफरेंट थे, तो अलग अलग इंटरचेंजेबली इनकी पोस्टिंग करवाने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। फर्दर देखिए जो भी इनके लिए पॉलिसीज स्कीम्स वगैरह होती थी, इनके टूरिज्म के लिए, इंडस्ट्रीज़ के लिए, एजुकेशन एंड IT के लिए, वो भी ऑलमोस्ट सिमिलर ही रहती थी। अब सिमिलर होने का रीज़न भी देखिए एक बेसिक सा रीज़न है, क्योंकि इनका कल्चर सेम था तो इनके लिए सेम जैसी ही पॉलिसीज़ भी लेके आई जाती थी। तो इनको अलग से दो यूनियन टेरिटरी बनाने का भी कोई फ़ायदा नहीं है जब इनके लिए सारी स्कीम्स सेम होंगी, जब इनका एक एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर सेम जैसा है, जब इनका कल्चर सेम जैसा है, लैंग्वेज सेम जैसी है, तो इनके लिए इनको अलग अलग यूनियन टेरिटरीज बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि अगर आप मैप में देखोगे तो ये एरियाज़ बहुत छोटे छोटे हैं। सो फर्स्ट रीज़न तो सेंटर ने ये वाला दिया। सेकेंड रीज़न सेंटर ने क्या दिया गया, दैट देयर आर 2 सेक्रेटरीट्स एंड पैरेलल डिपार्टमेंट्स विच कंज्यूम इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मैन पावर इन ईच यूनियन टेरिटरी। 2 छोटे एरियाज थे, दादरा एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव अलग टेरिटरीज थी, बट उनके डिपार्टमेंट पैरेलल जैसे चलते थे। जो सेम डिपार्टमेंट दादरा एंड नगर हवेली में था वही दमन एंड दीव में भी था। सेम ही वहाँ पर सेक्रेटरीट थे, दैट इज़ उनके स्टाफ भी सेम जैसे ही होते थे। तो देखिए यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर का भी ओवर यूज़ हो रहा था, यहाँ पर मैन पावर भी कंज्यूम हो रही थी जो कि कहीं और यूज़ करी जा सकती थी। तो ये रीज़न भी दिया गया। और रीज़न क्या दिया गया, द एडमिनिस्ट्रेटर सेक्रेटरीज हेड्स ऑफ सर्टन डिपार्टमेंट्स function in both the union territories on alternate days, affecting their availability to people and monitoring the function of subordinate staff। अब देखिए ये बहुत बड़ा रीज़न है। क्या करा जा रहा था, जब ये दोनों ही अलग टेरिटरीज थी, जब ये दोनों ही अलग यूनियन टेरिटरीज थी, उस टाइम पर चाहे इन ऑफिसर्स को डिप्लॉय करा जा रहा था अलग अलग जगह पर, बट ऑल्टरनेट डे पर चल रहा था। अगर एक दिन पर दमन एंड दीव में होंगे ये ऑफिसर, दूसरे दिन कहाँ पर होंगे, ये दादरा एंड नगर हवेली में होंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि जब ये दमन एंड दीव में काम कर रहे होंगे उस टाइम पर जो दादरा एंड नगर हवेली के लोग होंगे उनके लिए तो ये ऑफिसर्स की अवेलेबिलिटी नहीं होगी ना, क्योंकि तो वो तो दूसरी वाली टेरिटरी में काम कर रहे होंगे। ऐसे देखिए इसका एक और भी इन्फ्लुएंस क्या पड़ रहा था कि ये अपने सबॉर्डिनेट स्टाफ के ऊपर कंट्रोल भी नहीं रख सकते थे, मॉनिटर भी नहीं कर सकते थे। कैसे, क्योंकि ये अल्टरनेट डेज पर एक से दूसरी यूनियन टेरिटरी में काम कर रहे हैं। जब ये दमन एंड दीव में काम कर रहे होंगे उस टाइम पर ये दमन एंड दीव के सबॉर्डिनेट स्टाफ पर तो मॉनिटर रख सकते हैं, उसको तो चेक कर सकते हैं, बट क्या ये दादरा एंड नगर हवेली के स्टाफ को चेक कर पाएंगे? नहीं, क्योंकि वहाँ पर तो कोई ऑफिसर्स है ही नहीं, वो तो वहाँ पर जाएंगे नेक्स्ट डे पर। और इसमें क्या बोला गया है, फर्दर various departments of the government of India have to coordinate
विद बोथ द यूनियन टेरिटरीज सेपरेटली कॉजिंग डुप्लीकेशन ऑफ वर्क। देखिए यहाँ पर सेम जैसी ही सारी चीज़ें थी, बट क्योंकि ये दोनों ही डिफरेंट यूनियन टेरिटरीज थी तो गवर्नमेंट के जो डिफरेंट मिनिस्ट्रीज होती हैं, डिपार्टमेंट्स होती हैं, उनको भी इनसे अलग से ही कोऑर्डिनेट करना पड़ता था। जो भी फंक्शन करने होते थे, जो भी काम करने होते थे, उसके लिए अगर पॉलिसी निकालनी है तो भी डिफरेंटली ही कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा, सेपरेटली कोऑर्डिनेट करेंगे। ऑल दो इनके लिए पॉलिसीज सेम जैसी निकाली जा सकती थी, स्कीम निकाली जा सकती थी, है ना। और देखिए थर्ड रीजन क्या दिया गया, हैविंग टू सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एंटिटीज इन बोथ द यूनियन टेरिटरीज लीड टू लॉट ऑफ डुप्लीकेसी, इनएफिशिएंसी एंड वेस्टफुल एक्सपेंडिचर। अब ये भी क्लियर सी बात है कि अगर दोनों ही जगह पर सेम जैसे पैरेलल डिपार्टमेंट्स हैं, सेम जैसे ही ऑफिसर्स हैं, ऑल्दो वो ऑल्टरनेट डेज पर काम कर रहे हैं, मैन पावर भी कंज्यूम हो रहा है, तो यहाँ पर वेस्टफुल एक्सपेंडिचर भी होगा, यहाँ पर अननेसेसरी फाइनेंशियल बर्डन पड़ेगा गवर्नमेंट के ऊपर। और इसमें देखिए क्या बोला गया है, बिसाइड दीज देयर आर वेरियस चैलेंजेस फॉर कार्डरी मैनेजमेंट एंड करियर प्रोग्रेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। इसमें भी अब दिक्कत आएगी ही आएगी क्योंकि ऑल्टरनेट डेज पर काम हो रहा है, तो यहाँ पर जो करियर प्रोग्रेशन होगा उसमें भी एम्प्लॉय के डिफरेंट डिफिकल्टी आएगी। अब फोर्थ रीज़न देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या दिया गया, क्योंकि देखिए अब की जो गवर्नमेंट है उसकी पॉलिसी क्या है, आई एम नॉट सपोर्टिंग एनी गवर्नमेंट, बट अभी जो मेन पॉलिसी है गवर्नमेंट की वो क्या है, दैट मिनिमम गवर्नमेंट होनी चाहिए एंड मैक्सिमम गवर्नेंस होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है कि जो गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस है वो कम से कम हो बट गवर्नेंस मैक्सिमम हो। दैट इज़ जो गवर्नमेंट होगी वो लोगों की डे टू डे लाइफ में बहुत ही कम इंटरफेरेंस करेगी। गवर्नमेंट का मेन काम क्या होगा, मैक्रो लेवल पर कंट्री को चलाना। हम ये सारे जो कॉन्सेप्ट है इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे कि कैसे मैक्रो लेवल पर गवर्नमेंट काम करती है एंड कैसे माइक्रो लेवल पर काम चलता है। तो ये मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस क्या कहता है कि जो गवर्नमेंट का मेन काम होगा वो मैक्रो लेवल पर होगा, वो लोगों की डे टू डे लाइफ में उतना ज़्यादा इंटरफेरेंस नहीं करेगी। गवर्नमेंट का प्राइवेट कैपेसिटी में कोई भी काम नहीं होगा। लोग अपनी प्राइवेट कैपेसिटी में कैसे काम कर रहे हैं, अगर इन यूनियन टेरिटरीज की बात करें तो इन यूनियन टेरिटरीज में प्राइवेट कैपेसिटी में कैसे काम हो रहा है उसमें गवर्नमेंट इंटरफेरेंस नहीं करेगी, तभी मैक्सिमम गवर्नेंस हो पाएगी। सो देखिए और इसमें क्या बोला गया, कंसिडरिंग स्मॉलर पॉपुलेशन, ये मैं आपको बता चुकी हूँ, यहाँ पर पॉपुलेशन कम थी लेकिन ये जियोग्राफिकल एरिया जब मैप में देखेंगे इन यूनियन टेरिटरीज का एरिया बहुत ही कम है, तो एफिशिएंटली चलाने के लिए ही इन छोटे छोटे एरियाज को, दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव, ये छोटे जियोग्राफिकल एरियाज थे, इनकी पॉपुलेशन कम थी बट सिमिलैरिटीज बहुत ज़्यादा थी, जिसकी वजह से इन दोनों को एक साथ लाया गया एंड एक ही यूनियन टेरिटरी बना दिया गया 2020 में। सो ये तो था दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव का मर्जर। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि इन यूनियन टेरिटरी का एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलता है, इनका गवर्नेंस कैसे चलता है। सो आर्टिकल 239 से लेकर 241 इन पार्ट 8 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन एडमिनिस्ट्रेशन से ही डील करते हैं। अब हर एक यूनियन टेरिटरी को, चाहे देखिए एक ही कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, सारे के सारे यूनियन टेरिटरीज हैं, बट हर एक यूनियन टेरिटरी का जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, जो भी इनका गवर्नेंस चलता है वो अलग तरीके से चलता है, किसी में भी कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं है। बट एक चीज़ सब में कॉमन है कि हर एक यूनियन टेरिटरी को प्रेसिडेंट ही एडमिनिस्टर करते हैं, लेकिन वो भी डायरेक्टली एडमिनिस्टर नहीं करते हैं, इसके लिए वो एक एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट करते हैं। ये एडमिनिस्ट्रेटर एजेंट होता है प्रेसिडेंट का। अगर प्रेसिडेंट का एजेंट है इट मीन्स यहाँ पर क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट का ही कंट्रोल है, क्योंकि जो प्रेसिडेंट है ये इंडिपेंडेंटली तो काम करते नहीं हैं, ये सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एड एंड एडवाइस के बेसिस पर काम करते हैं। सो जितने भी एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट करे जाएंगे वो प्रेसिडेंट के एजेंट होंगे एंड अल्टीमेटली किसके होंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट के। अब दो तरह की यूनियन टेरिटरीज हो सकती हैं, एक वो यूनियन टेरिटरीज जिनके पास तो लेजिस्लेचर है एंड वो यूनियन टेरिटरीज जिनके पास लेजिस्लेचर नहीं है। जैसे कि स्टेट में एक स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल हो सकता है, तो वो उसका लेजिस्लेचर बन सकता है। ऐसे यूनियन टेरिटरीज जिनके पास लेजिस्लेचर है वो 3 हैं, पुडुचेरी, दिल्ली एंड जम्मू एंड कश्मीर। बाकी की जो 5 यूनियन टेरिटरीज हैं, 8 टोटल हैं, जो 5 बाकी हैं उनमें कोई भी लेजिस्लेचर नहीं है, डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के ही कंट्रोल है उनका, ठीक है, उनके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रोल है, दैट इज प्रेसिडेंट का कंट्रोल है। अब जो प्रेसिडेंट है वो इस एडमिनिस्ट्रेटर को डिफरेंट डेजिग्नेशंस दे सकते हैं, डिफरेंट नाम दे सकते हैं। जैसे कि अगर हम दिल्ली में बात करें तो
दिल्ली में क्या है, लेफ्टिनेंट गवर्नर। तो 3 तरह की डेजिग्नेशन दी गई है एक एडमिनिस्ट्रेटर को, या तो ये लेफ्टिनेंट गवर्नर हो सकता है, चीफ कमिश्नर हो सकता है, या फिर एक एडमिनिस्ट्रेटर। दिल्ली, पुडुचेरी, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख, यहाँ पर जो एडमिनिस्ट्रेटर है उसको बोला जाता है लेफ्टिनेंट गवर्नर। चीफ कमिश्नर अभी कहीं पर भी नहीं है। अगर हम एडमिनिस्ट्रेटर की बात करें तो वो है एक तो चंडीगढ़ में, देन है लक्षद्वीप में, एंड देन है दमन, दादरा एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव में। तो ये भी आपने याद रखना है। एक चीज़ आपने याद रखनी है कि जो भी देखिए स्टेट में क्या होता है, जो स्टेट का एक नॉमिनल हेड होता है वो होता है गवर्नर। अब ये जो गवर्नर है ये एडमिनिस्ट्रेटर के जैसे नहीं है। यूनियन टेरिटरी में क्या है, एडमिनिस्ट्रेटर, एंड स्टेट में क्या है, गवर्नर, बट ये दोनों ही सेम नहीं है। जो गवर्नर होता है वो तो स्टेट का एक हेड होता है, हेड ऑफ स्टेट, या फिर जो चीफ एग्जीक्यूटिव हेड होता है स्टेट का वो होता है गवर्नर। बट जो एडमिनिस्ट्रेटर होता है यूनियन टेरिटरी का वो प्रेसिडेंट का एक एजेंट ही होता है। और डिफरेंस क्या है कि जो गवर्नर है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है। हमने जब गवर्नर का चैप्टर पढ़ा था तो उसमें डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस थी विद रिगार्ड टू गवर्नर। गवर्नर के पास डिस्क्रिशनरी पावर भी थी, इसके पास एग्जीक्यूटिव पावर भी थी, कुछ इसके पास जुडिशियल पावर्स भी थी, है ना। बट एडमिनिस्ट्रेटर के पास ऐसी कोई भी पावर्स नहीं है क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल हेड नहीं है। ऐसे ही देखिए गवर्नर का सेम ही डेजिग्नेशन है, हर एक स्टेट में क्या है, गवर्नर ही है। बट अगर यूनियन टेरिटरीज की बात करें तो प्रेसिडेंट जो है वो इस डेजिग्नेशन को चेंज कर सकता है। जैसे कि दिल्ली में क्या है, लेफ्टिनेंट गवर्नर, बट चंडीगढ़ में क्या है, एडमिनिस्ट्रेटर, एंड कहीं पर चीफ कमिश्नर भी हो सकता है। बट हर एक स्टेट में क्या है, सिर्फ गवर्नर ही है। ऐसे ही जो प्रेसिडेंट है इन एडमिनिस्ट्रेटर्स की पावर में थोड़ा डिफ्रेंशिएट भी कर सकता है। जैसे कि अगर आप दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर की बात करोगे एंड उसको आप चंडीगढ़ के एडमिनिस्ट्रेटर से कंपेयर करोगे। अब देखिए जो दिल्ली है वो हमारे इंडिया की कैपिटल है, ठीक है। तो लेफ्टिनेंट गवर्नर जो दिल्ली का है उसकी पावर्स कुछ हद तक ज़्यादा होंगी। इनफैक्ट वो सेंटर के साथ मिलकर ही काम करता है, सेंटर के बिना तो वो काम करता ही नहीं है। बट अगर आप इन कंपैरिजन चंडीगढ़ की बात करोगे तो वहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेटर है उसकी पावर्स थोड़ी कम हो सकती हैं एज कम्पेयर्ड टू लेफ्टिनेंट गवर्नर। इसलिए आपने हमेशा दिल्ली का जो चीफ मिनिस्टर होता है एंड जो दिल्ली का लेफ्टिनेंट गवर्नर है इनमें ही पावर क्लैश की आपने न्यूज़ पढ़ी होगी। जब भी आप हिंदू रीड करते होंगे उसमें बहुत बार आता है कि कैसे इनमें एक हमेशा एक टसल रहती है लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली में एंड जो चीफ मिनिस्टर होता है। बट क्या बाकी की यूनियन टेरिटरीज में ऐसा आपने सुना है? सुना होगा बट बहुत कम सुना होगा। दिल्ली में ये चीज़ कॉमन रहती है। ऐसे ही जो प्रेसिडेंट है वो चाहे तो एक स्टेट के गवर्नर को किसी यूनियन टेरिटरी का एडमिनिस्ट्रेटर भी अपॉइंट कर सकता है। अब इस केस में क्या होगा कि जब तो गवर्नर स्टेट के लिए काम करेगा उस टाइम पर तो वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के साथ मिलकर काम करेगा, उसकी एड एंड एडवाइस के ऊपर काम करेगा। बट जब ये गवर्नर किसी यूनियन टेरिटरी के लिए काम कर रहा होगा, जब ये गवर्नर एज एडमिनिस्ट्रेटर काम कर रहा होगा, उस केस में ये इंडिपेंडेंटली काम करेगा। स्टेट की जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी वो इसमें अब इंटरफेयर नहीं कर पाएगी। इस केस में गवर्नर इंडिपेंडेंटली काम करेगा जब वो एज एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ यूनियन टेरिटरी काम कर रहा होगा। अब देखिए ये तो हमने देख लिया कि कुछ यूनियन टेरिटरीज के पास अपना लेजिस्लेचर भी है, ठीक है। इट मीन्स कि जैसे एक स्टेट के लिए स्टेट लिस्ट होते हैं, कुछ मैटर्स होते हैं उसमें, उसके लिए उसके ऊपर फिर स्टेट जो होगी वो लॉ मेकिंग कर सकती है। ऐसे ही सेम स्टेट लिस्ट के ऊपर जिनके पास लेजिस्लेचर है, जैसे कि एक पुडुचेरी, दिल्ली, जम्मू एंड कश्मीर, इनके पास लेजिस्लेचर है तो ये लोग स्टेट लिस्ट के ऊपर लेजिस्लेटिंग कर सकते हैं, स्टेट लिस्ट के ऊपर लॉ मेकिंग कर सकते हैं, लॉ बना सकते हैं, कॉन्करेंट लिस्ट के ऊपर लॉ बना सकते हैं जो भी मैटर इसमें दिए गए हैं। बट इसका मतलब ये नहीं है कि इन यूनियन टेरिटरीज के ऊपर प्रेसिडेंट का या फिर पार्लियामेंट का कोई कंट्रोल है ही नहीं। चाहे ये 3 यूनियन टेरिटरीज स्टेट लिस्ट के ऊपर एंड कॉन्करेंट लिस्ट के ऊपर लॉ मेकिंग कर सकती हैं, तब भी पार्लियामेंट और सेंटर का और प्रेसिडेंट का ही अल्टीमेट कंट्रोल रहता है। सपोज किसी सेम सब्जेक्ट के ऊपर पार्लियामेंट ने भी लॉ बनाया था, स्टेट लिस्ट के किसी सब्जेक्ट के ऊपर पार्लियामेंट ने भी लॉ बना दिया एंड दिल्ली ने भी लॉ बना दिया, और अगर क्लैश होता है तो अल्टीमेटली पार्लियामेंट का लॉ ही प्रिवेल करता है, पार्लियामेंट के लॉ की ही वेटेज ज़्यादा रहती है। सो अल्टीमेट कंट्रोल किसका रहा? सेंट्रल गवर्नमेंट का और पार्लियामेंट का। पार्लियामेंट तीनों ही लिस्ट के ऊपर लॉ मेकिंग कर सकता है,
स्टेट लिस्ट के ऊपर भी, चाहे वो किसी यूनियन टेरिटरी के लेजिस्लेचर के पास भी हो, जैसे कि पुडुचेरी जो है वो अपनी स्टेट लिस्ट के जो सब्जेक्ट दिए गए हैं उसके ऊपर लॉ मेकिंग कर सकती है, बट एट द सेम टाइम पार्लियामेंट भी कर सकता है इन यूनियन टेरिटरीज के लिए। ऐसे ही सेम कॉन्करेंट लिस्ट के लिए भी होगा, बट कुछ एक्सेप्शंस दी गई हैं, वो एक्सेप्शंस देखते हैं। ये तो है ही कि जो पुडुचेरी है, दिल्ली है, जम्मू एंड कश्मीर है, ये तीनों ही स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट के ऊपर लॉ मेकिंग कर सकते हैं। जो पुडुचेरी है वो भी स्टेट लिस्ट के ऊपर लॉ मेकिंग कर सकता है, कॉन्करेंट लिस्ट के ऊपर भी लॉ मेकिंग कर सकता है, ठीक है। बट प्रेसिडेंट इसके लिए कुछ रेगुलेशंस बना सकता है जब असेंबली सस्पेंड हो चुकी हो या फिर डिसॉल्व हो चुकी हो। ऐसे ही जो दिल्ली है, दिल्ली का जो लेजिस्लेचर होगा वो भी स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट के ऊपर लॉ मेकिंग कर सकता है, बट ये जो 3 एरियाज हैं इनके ऊपर लॉ मेकिंग नहीं कर सकता है, ऑल्दो ये स्टेट लिस्ट का ही पार्ट है। जैसे कि पब्लिक ऑर्डर हो गया, पुलिस हो गया, लैंड हो गया, इनके ऊपर जस्ट जो पार्लियामेंट है हमारा, जो हमारा सेंटर है, वो ही लॉ मेकिंग करेगा। ऐसे ही जो जम्मू एंड कश्मीर है वो भी सेंटर एंड स्टेट लिस्ट के ऊपर लॉ मेकिंग कर सकता है, बट पब्लिक ऑर्डर एंड पुलिस, ये वाले जो 2 एरियाज हैं ये डायरेक्टली सेंटर ही एडमिनिस्टर करेगा, ये डायरेक्टली सेंटर के कंट्रोल में ही रहेंगे। ऐसे ही दिल्ली के ये वाले जो 3 एरिया हैं ये भी सेंटर के कंट्रोल में ही रहेंगे। इन तीनों के अलावा जो बाकी की यूनियन टेरिटरीज हैं, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, लक्षद्वीप, दादरा एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव एंड लद्दाख, इन सब के लिए जो प्रेसिडेंट है वो रेगुलेशंस निकाल सकता है। एंड इन रेगुलेशंस का देखिए जो फोर्स होगा ना वो एक लॉ के जैसे ही होगा। जैसे एक स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का लॉ होता है, वो जो सेम फोर्स एक उस लॉ का होगा, उस सेम फोर्स, वैसा ही सेम फोर्स इस प्रेसिडेंट की रेगुलेशन का भी होगा। अब ऐसे ही जो प्रेसिडेंट है वो पुडुचेरी के लिए भी रेगुलेशंस बना सकता है, बट ये तभी बनाएगा अगर पुडुचेरी की असेंबली जो है या तो वो डिसॉल्व हो चुकी है या फिर वो सस्पेंड हो चुकी है। डिसॉल्व एंड सस्पेंड होने में डिफरेंस क्या है कि जैसे देखिए अगर हमने जब स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली का देखा था तब हमने डिसोल्यूशन, सस्पेंशन, ये सारी चीज़ें पढ़ी थी। तो डिसॉल्व कब होती है? जब पूरी की पूरी असेंबली ही खत्म हो गई है, कोई एमपी ही नहीं है, फिर से इलेक्शन होंगे तभी एक न्यू असेंबली आएगी, तभी एमपी वगैरह आएंगे, ठीक है, या फिर एमएलए वगैरह आएंगे। बट अगर सस्पेंशन होता है तो उस केस में एक रिसेस का पीरियड ही चल रहा होता है या फिर असेंबली सेशन में नहीं होती है। ऐसा नहीं है कि असेंबली में कोई एमपी वगैरह नहीं है, या फिर असेंबली में अगर हम स्टेट लेवल की बात करें तो उसमें कोई एमएलए नहीं है, ये सारे लोग हैं, बट कुछ टाइम के लिए उसको सस्पेंड कर दिया गया है, अभी असेंबली सेशन में नहीं है। अगर ये दोनों सिचुएशन है तभी प्रेसिडेंट पुडुचेरी के लिए रेगुलेशंस निकालेगा, अदरवाइज प्रेसिडेंट रेगुलेशंस नहीं बनाएगा पुडुचेरी के लिए। पुडुचेरी जो होगा उसका लेजिस्लेचर ही अपनी स्टेट लिस्ट के ऊपर या फिर अपनी कॉन्करेंट लिस्ट के ऊपर लॉ मेकिंग कर सकता है। ऐसे ही अब पार्लियामेंट ने, देखिए पार्लियामेंट ने ही हाई कोर्ट भी रख दिए हुए हैं कुछ यूनियन टेरिटरीज के लिए, अपना उनका हाई कोर्ट होगा, एंड कुछ को स्टेट हाई कोर्ट के अंडर ही रखा गया है। सिर्फ दिल्ली ही ऐसी यूनियन टेरिटरी है जिसका अपना हाई कोर्ट है। जो दादरा एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव है, इसको रखा गया है अंडर बॉम्बे हाई कोर्ट। अगर यहाँ के लोगों को कोई भी दिक्कत आती है तो उनको बॉम्बे हाई कोर्ट के पास जाना होगा। ऐसे ही जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है वो अंडर आते हैं कैलकाटा हाई कोर्ट। चंडीगढ़ जो है वो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के अंडर आता है। जो लक्षद्वीप यूनियन टेरिटरी है ये केरला हाई कोर्ट के अंडर आता है। जो पुडुचेरी है वो मद्रास हाई कोर्ट के अंडर आता है। ऐसे ही जो जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख है ये दोनों ही इनके लिए एक कॉमन हाई कोर्ट है, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाई कोर्ट। जो अक्वायर्ड टेरिटरी हैं उनके लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अलग से कोई भी प्रोविजंस नहीं है। अगर उनसे रिलेटेड कोई भी दिक्कत आती है तो सेम ही प्रोविजंस जो कि यूनियन टेरिटरीज के लिए दी गई हैं वही सेम प्रोविजंस अक्वायर्ड टेरिटरी के लिए भी एप्लीकेबल होंगी। अब हमने सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो देखना है वो है दिल्ली का, जो दिल्ली की स्पेशल प्रोविजंस है। आर्टिकल 239AA जो क्लॉज है ये दिल्ली से रिलेटेड है। दिल्ली के लिए स्पेशल प्रोविजन कैसे है, क्योंकि यहाँ पर एक तो लेफ्टिनेंट गवर्नर है एंड यहाँ का जो चीफ मिनिस्टर है उनमें हमेशा क्लैशेस आते रहते हैं। जो दिल्ली का ये जो सिस्टम है ना, इसको माना जाता है कि एक डबल सिस्टम है, जो कि पहले सिस्टम ऑफ डायरकी होता था ब्रिटिशर्स के टाइम पे, दैट इज जो डुअल सेट ऑफ गवर्नमेंट होती थी, वैसा ही दिल्ली में भी माना जाता है कि दिल्ली में भी एक डुअल सेट ऑफ गवर्नमेंट है, जिसकी वजह से ही हमेशा एक एडमिनिस्ट्रेटर में एंड चीफ मिनिस्टर में क्लैशेस रहते हैं। ये डुअल सिस्टम है क्या, एक साइड तो है लेफ्टिनेंट गवर्नर एंड दूसरी साइड है जो दिल्ली का चीफ मिनिस्टर। दोनों के पास ही बहुत ज़्यादा पावर्स हैं।
टाइम टू टाइम इनकी पावर्स को डिफाइन भी करा गया है, वो आगे हमने एक्ट भी देखने हैं। एक तो गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी दिल्ली एक्ट आया था 1991 में, एक 21 में भी एक्ट आया था, वो भी इसमें हम देखेंगे, ये लक्ष्मीकांत में नहीं दिए गए हैं। तो सबसे पहले देखिए क्या होता है, एक बालाकृष्णन कमेटी आती है, इसको आप लिख लें, ये लक्ष्मीकांत में नहीं दिया गया है, ये इंपॉर्टेंट कमेटी है बालाकृष्णन कमेटी। ये आती है 1987 में, ये कमेटी आती है। रिपोर्ट अपनी इसने सबमिट करी थी 1989 में। इसको क्या काम दिया गया था इस कमेटी को, बालाकृष्णन कमेटी को, कि ये देखना कि दिल्ली का एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेटस कैसा होना चाहिए, क्या दिल्ली एक स्टेट बननी चाहिए या फिर जो दिल्ली है उसको एक यूनियन टेरिटरी ही रखा जाना चाहिए। सो इसने अपनी रिपोर्ट दी 1989, जिसमें इसने बोला कि दिल्ली को एक यूनियन टेरिटरी ही माना जाना चाहिए, क्योंकि ये इंडिया की कैपिटल है, यहाँ पर जो मेन पॉलिटिकल सीट है यहीं पर इंडिया की है, सारे का सारा जो इंडिया का जो कोर है वो दिल्ली में है। इस कमेटी ने ये बात बोली, तो जिसकी वजह से फिर इस कमेटी ने जब रिकमेंडेशन दी तो पार्लियामेंट एक अमेंडमेंट लेके आता है, 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1991। ये किसकी रिकमेंडेशन पर आती है, बालाकृष्णन कमेटी की रिकमेंडेशन पर। इसके साथ ही इस अमेंडमेंट के थ्रू दिल्ली को स्पेशल स्टेटस दे दिया जाता है, तो ये क्या बन जाती है, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। पहले क्या था, जस्ट ये क्या थी, एक यूनियन टेरिटरी, अब ये क्या बन चुकी है, नेशनल कैपिटल टेरिटरी। तो देखिए यहाँ पर एक कैपिटल वर्ड को भी इंक्लूड कर दिया गया है, तो अब क्या ये बन गई नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। एंड यहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेटर था उसको भी एक न्यू डेजिग्नेशन दे दी गई, लेफ्टिनेंट गवर्नर बन गया अब वो, पहले क्या था जस्ट एडमिनिस्ट्रेटर, अब क्या बन चुका है, लेफ्टिनेंट गवर्नर। तो इसके साथ देखिए पावर में भी क्लैश आएगा फिर चीफ मिनिस्टर के साथ। देन इस अमेंडमेंट एक्ट ने दिल्ली के लिए एक लेजिस्लेटिव असेंबली भी रख दी कि अब दिल्ली के लिए एक लेजिस्लेटिव असेंबली भी होगी, एंड इसके लिए एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी होंगे। लेजिस्लेटिव असेंबली की स्ट्रेंथ कितनी रखी गई, तो 70 सीट रखी गई इस लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए। अब जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर थे उनकी स्ट्रेंथ कितनी होगी, तो 10% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। टोटल स्ट्रेंथ कितनी है लेजिस्लेटिव असेंबली की, 70, तो 70 का 10% कितना हो जाएगा, 7। तो जो 7 मेंबर्स होंगे वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का पार्ट बनेंगे। इन 7 का डिवीजन कैसे होगा, अब एक तो इसमें आएगा चीफ मिनिस्टर, एंड जो बाकी के जो मिनिस्टर्स होंगे वो 6 आ जाएंगे। सो टोटल कितने बन जाएंगे, 7 मेंबर्स बन जाएंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के। इस चीफ मिनिस्टर को प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करेंगे, जो बाकी के 6 मिनिस्टर्स होंगे उनको भी प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे, बट ऑन द एडवाइस ऑफ चीफ मिनिस्टर। जब चीफ मिनिस्टर प्रेसिडेंट को एडवाइस करेंगे कि हाँ इन लोगों को आप मिनिस्टर अपॉइंट कर दीजिए, तो फिर बाकी के जो 6 मेंबर्स होंगे वो मिनिस्टर बन जाएंगे। बट जितने भी ये 6 मिनिस्टर्स होंगे दे होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, मतलब कि ये प्रेसिडेंट की विल पर टिके हुए हैं। जब प्रेसिडेंट चाहे तो इनको रिमूव भी कर सकते हैं, या फिर अगर चीफ मिनिस्टर ने खुद भी प्रेसिडेंट को एडवाइस कर दिया है कि आप इस पर्टिकुलर मिनिस्टर को रिमूव कर दो, तो उस केस में फिर इसको रिमूव कर दिया जाएगा। ऐसे ही जितने भी एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं ये कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं दिल्ली की असेंबली को। जैसे एक स्टेट में सेम चीज़ चलती है ना, दिल्ली जो एक स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं वो स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली को ही कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ऐसे ही सेम चीज़ यहाँ पर भी चल रही है, जितने भी ये 6 मिनिस्टर्स होंगे ये दिल्ली की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसको कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होंगे। दे ऑल सिंक एंड स्विम टुगेदर। अब यहाँ पर देखिए क्या दिक्कत आती है कि जब भी ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय चीफ मिनिस्टर, जब भी ये 7 जो मिनिस्टर्स होंगे ये काम करेंगे, तब उस केस में फिर ये लेफ्टिनेंट गवर्नर को एड भी करेंगे, एडवाइस भी करेंगे। जैसे कि स्टेट में क्या होता है कि जो स्टेट के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं वो गवर्नर को एड एंड एडवाइस देते हैं, वैसे ही जो ये 7 मिनिस्टर्स होंगे जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का पार्ट बनेंगे ये सारे मिलकर ही एड एंड एडवाइस देते हैं इस लेफ्टिनेंट गवर्नर को। बट तब तक जब तक ये लेफ्टिनेंट गवर्नर अपनी डिस्क्रिशन में काम नहीं कर रहा है, तो इट मीन इस लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास कुछ डिस्क्रिशनरी पावर्स भी हैं। जब ये अपनी डिस्क्रिशनरी पावर्स का यूज़ करेगा उस केस में इसके ऊपर कोई भी बाइंडिंग कंडीशन नहीं है कि इसको दिल्ली के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अकॉर्डिंग ही काम करना पड़े। और यहीं पर ही देखिए दिक्कत भी आती है, क्योंकि हमारे सेंटर की तरफ से इस लेफ्टिनेंट गवर्नर को पावर दी गई है
कि जब डिस्क्रिशनरी इसने अपनी पावर का यूज़ करना हो, या फिर जब भी इस लेफ्टिनेंट गवर्नर या फिर चीफ मिनिस्टर में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ जाए किसी सेम ही मैटर के ऊपर, लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है उसकी ओपिनियन डिफरेंट है एंड चीफ मिनिस्टर की ओपिनियन जो है वो डिफरेंट है, तो उस केस में फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर अपनी पावर का यूज़ करेगा। ये क्या करेगा, ये मैटर रेफर कर देगा प्रेसिडेंट को। प्रेसिडेंट फिर अपनी एडवाइस देगा एंड उसी डिसीजन के अकॉर्डिंग ही ये लेफ्टिनेंट गवर्नर काम करेगा। इट मीन यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर चीफ मिनिस्टर की पावर चली गई। एंड प्रॉब्लम कहाँ पर फिर आई बाद में, जब हम हमेशा न्यूज़ में पढ़ते हैं कि दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर एंड चीफ मिनिस्टर के बीच में पावर टसल चल रहा है या फिर इनके बीच में प्रॉब्लम आ गई है, तो वो क्यों आ रही है, क्योंकि क्या करने लग गया था ये लेफ्टिनेंट गवर्नर, ये एवरी मैटर, देखिए जो सुप्रीम कोर्ट था, सुप्रीम कोर्ट ने इसको बाद में क्या बोला था कि जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है ये किसी भी मैटर को, ये एनी मैटर को तो प्रेसिडेंट को रेफर कर सकता है, बट ये एनी मैटर जो है ये एवरी मैटर नहीं बनेगा। और यहीं पर दिक्कत आई थी, क्योंकि लेफ्टिनेंट गवर्नर क्या कर रहा था, ये हर एक मैटर को प्रेसिडेंट को रेफर कर दिया जा रहा था। एंड प्रेसिडेंट किसके बेसिस पर काम कर रहा है, सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के ऊपर। तो अल्टीमेटली क्या आ गया कि दिल्ली के चीफ मिनिस्टर के पास तो कोई पावर रही ही नहीं, क्योंकि जो सेंटर होगा वही तो इसको चला रहा होगा ना। क्योंकि अगर हर एक मैटर लेफ्टिनेंट गवर्नर ने प्रेसिडेंट को ही रेफर कर दिया, तो प्रेसिडेंट ने किसके बेसिस पर काम करा, किसकी एडवाइस पर काम करा, सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पर। तो अल्टीमेटली दिल्ली को कौन रूल करने लग गया, जो सेंटर होगा वो रूल करने लग गया। बट दिल्ली में क्या है, एक इलेक्टेड गवर्नमेंट भी है, वहाँ पर चीफ मिनिस्टर है, वहाँ पर लेजिस्लेटिव असेंबली है, लोगों ने अपना रिप्रेजेंटेटिव चुना हुआ है, तो उनके पास भी तो कोई पावर रहनी चाहिए ना। जिसकी वजह से फिर क्या होता है कि ये मैटर चला जाता है दिल्ली हाई कोर्ट में। देखिए ये आपको ना मैं पूरा प्रोसेस समझा रही हूँ कि कैसे कैसे सिचुएशन बनी थी एंड अब का सिनेरियो क्या है। सबसे पहले क्या होता है, जब ये पावर टसल स्टार्ट होता है, हर एक मैटर लेफ्टिनेंट गवर्नर सेंटर को ही रेफर करने लग जाता है, प्रेसिडेंट को रेफर करने लग जाता है, तो फिर जो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर होंगे, दिल्ली का जो सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, वो इस मैटर को कहाँ पर ड्रैग करता है, दिल्ली के हाई कोर्ट में। बट दिल्ली हाई कोर्ट एक जो डिसीजन देता है, अपना जजमेंट देता है, वो दिल्ली के फेवर में नहीं आती है, क्योंकि इसने क्या बोल दिया, इसने क्या कहा कि जो दिल्ली का लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो ही एक एडमिनिस्ट्रेटिव हेड भी है दिल्ली का। अब यहाँ पर ही देखिए दिक्कत आ गई, जो स्टेट के चीफ मिनिस्टर वगैरह होते हैं वो क्या होते हैं, वो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होते हैं। जो नॉमिनल हेड होता है वो तो गवर्नर होता है स्टेट में, ठीक है। अगर आप ऐसे ही दिल्ली को, एक स्टेट को दिल्ली के साथ कंपेयर करोगे, यहाँ पर देखिए नॉमिनल हेड कौन रहा, गवर्नर, यहाँ पर नॉमिनल हेड कौन होना चाहिए, लेफ्टिनेंट गवर्नर। बट ऐसा तो नहीं है ना, क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या बोल दिया कि जो दिल्ली का लेफ्टिनेंट गवर्नर होगा वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होगा, ना कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। इट मीन्स क्या कह दिया दिल्ली गवर्नमेंट ने कि एक जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है उसकी पावर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से काफ़ी ज़्यादा है। अब फिर से ये मैटर कहाँ पर पहुँच जाता है, सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट अपनी जजमेंट देती है 2018 में। इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने देखिए क्या बोला कि लेफ्टिनेंट जो गवर्नर है ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव हेड नहीं हो सकता है, क्योंकि इसको लोगों ने नहीं चुना है, लोगों ने इसको इलेक्ट नहीं करा है। जैसे कि जो चीफ मिनिस्टर है उसको लोगों ने इलेक्ट करा है, लेफ्टिनेंट गवर्नर तो सेंटर के थ्रू आया ना, प्रेसिडेंट ने इसको अपॉइंट करा है। तो लेफ्टिनेंट जो गवर्नर है इसके पास ओवर रूल करने की पावर नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो चीफ मिनिस्टर हेडेड बाय जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है हेडेड बाय चीफ मिनिस्टर दिल्ली की, उसने जो भी डिसीजन लिया है, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है जब चाहे इस डिसीजन को ओवर रूल करके प्रेसिडेंट को रेफर कर दे। ये काम लेफ्टिनेंट गवर्नर नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता है, क्योंकि जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है ये एनी मैटर तो रेफर कर सकता है। यहाँ पर देखिए सुप्रीम कोर्ट ने दो चीज़ें दी, एनी मैटर एंड एवरी मैटर। सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में क्या बोला कि लेफ्टिनेंट गवर्नर एनी मैटर तो प्रेसिडेंट को रेफर कर सकता है। जब भी किसी मैटर के ऊपर क्लैश आएगा, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आएगा, तो उस केस में फिर जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है ये प्रेसिडेंट को मैटर को रेफर कर देगा। पर इसका मतलब ये नहीं होगा कि वो एवरी मैटर, हर छोटे से छोटा डे टू डे फंक्शनिंग का मैटर भी प्रेसिडेंट को ही रेफर करने लग जाए। ऐसा वो नहीं कर सकता है, क्योंकि लोगों ने उसको इलेक्ट नहीं करा है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि लेफ्टिनेंट गवर्नर एंड जो चीफ मिनिस्टर है दिल्ली का,
उन दोनों को किस बेसिस पर काम करना चाहिए, तो उनको कोलैबोरेटिव फेडरलिज्म के बेसिस पर काम करना चाहिए, उनको कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्जेक्टिविटी के बेसिस पर काम करना चाहिए, उनको सेपरेशन ऑफ पावर भी मेंटेन करना चाहिए। जब ये सारी चीज़ें फिर सुप्रीम कोर्ट बोलता है तो उसके बाद ही फिर जो पार्लियामेंट है हमारा एक एक्ट लेके आता है। इस एक्ट को भी आपने याद रखना है, गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली एक्ट 1991। सॉरी फॉर हैंड राइटिंग, पेन से ऐसे ही लिखा जा रहा है। इस एक्ट में देखिए लेफ्टिनेंट गवर्नर की पावर को भी कुछ हद तक डिफाइन करा जाता है, उसकी कौन सी डिस्क्रिशनरी पावर्स होंगी ये बताया जाता है। ऐसे ही चीफ मिनिस्टर की कौन सी पावर्स होंगी कुछ हद तक वो भी बताया जाता है इस एक्ट में। इस एक्ट में ऐसे ही ये भी बताया जाता है कि चीफ मिनिस्टर्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी विद रिस्पेक्ट टू लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली। तो ये कुछ चीज़ें बताई जाती हैं। बाद में फिर एक और एक्ट भी आता है इसके बाद, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली एक्ट 2021। इसमें कुछ मॉडिफिकेशंस देखिए करी जाती हैं। मॉडिफिकेशंस क्या है ऐसे ही सुन लें। जब भी किसी कोई भी ऐसा मैटर होगा, जब ऐसा मैटर है जो कि लेजिस्लेटिव असेंबली के परव्यू के बाहर था, लेजिस्लेटिव असेंबली उसके ऊपर लॉ मेकिंग नहीं कर सकती थी। जैसे कि दिल्ली की अगर बात करें, हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में जो लैंड का ये सब्जेक्ट है इसके ऊपर दिल्ली का लेजिस्लेचर लॉ मेकिंग नहीं कर सकता है। अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो उस केस में फिर जो लेफ्टिनेंट गवर्नर होगा इस मैटर को, क्योंकि वो लेजिस्लेटिव असेंबली के परव्यू के बाहर था बट स्टिल लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दिल्ली उसके ऊपर लॉ मेकिंग कर रही है, उस केस में फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर का काम आएगा। वो ये जो मैटर होगा वो प्रेसिडेंट को रेफर कर देगा एंड देन प्रेसिडेंट ही फिर डिसीजन लेगा। इट मीन्स यहाँ पर जो एसेंट की बात होगी ना, प्रेसिडेंट के एसेंट की बात, वो कंपल्सरी हो जाती है। सेकंड इस एनसीटी एक्ट 2021 में क्या बोला गया, यहाँ पर बोला गया देखिए जब भी एक असेंबली का डे टू डे बिजनेस चलता है, चाहे वो स्टेट की असेंबली हो, चाहे किसी यूनियन टेरिटरी के लेजिस्लेचर की बात करी जाए है ना, या फिर लोकसभा की भी बात करी जाए, तो उसके लिए प्रॉपर रूल्स ऑफ कंडक्ट होते हैं। तो इस 2020 एक्ट में क्या बोला गया कि जब भी दिल्ली की लेजिस्लेटिव असेंबली का बिजनेस कंडक्ट करा जाएगा तो उसके जो रूल्स होंगे वो भी लोकसभा के रूल्स जैसे ही होंगे। तो जो भी रूल्स लोकसभा में अप्लाई होंगे वैसे ही सेम रूल्स जो होंगे वो दिल्ली की लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए भी होंगे। अब देखिए यहाँ पर दिक्कत क्या है कि यहाँ पर जो दिल्ली के इलेक्टेड मेंबर्स हैं उनकी सॉवरेनिटी को डाइल्यूट कर दिया गया है इस एक्ट के थ्रू, इस 2021 एक्ट के थ्रू। क्योंकि देखिए ना, कहाँ इन इलेक्टेड मेंबर्स जो थे दिल्ली के, उन्होंने अपने रूल्स के अकॉर्डिंग इस लेजिस्लेचर को चलाना था, कहाँ अब उनको इस लोकसभा के रूल्स के अकॉर्डिंग काम करना पड़ रहा है। ये इसमें एक प्रोविज़न था। ऐसे ही इसमें कुछ और प्रोविजंस भी थी जो कि हम कभी और बात करेंगे। जब भी ये इशू न्यूज़ में आएगा तो उस टाइम पर मैं बाकी सारी की प्रोविजंस को भी कवर कर दूंगी। अब इसके अलावा देखिए इसमें ना कुछ और भी बताया गया है, जस्ट अ सेकेंड, कि कैसे जो प्रेसिडेंट है दिल्ली के केस में, जैसे देखिए आर्टिकल 356 है जो, वो प्रेसिडेंट रूल की बात करता है कि स्टेट अगर जो होगी वो कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रही है, कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी प्रोविजंस दी गई हैं उसके अकॉर्डिंग काम नहीं कर रही है अगर स्टेट, तो वहाँ पर प्रेसिडेंट रूल लगाया जा सकता है गवर्नर की रिपोर्ट के बेसिस पर। ऐसे ही देखिए दिल्ली के लिए भी एक प्रोविजन रखी गई है कि जब भी ये दिल्ली इस 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1991 के अकॉर्डिंग नहीं चल रही होगी, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर काम नहीं होगा दिल्ली में, सिर्फ इसी एक्ट की बात करी गई है, उस केस में प्रेसिडेंट का रूल जैसे कि एक स्टेट में लगता है वैसा ही रूल जो होगा वो दिल्ली में भी लगाया जा सकता है। प्रेसिडेंट खुद के कंट्रोल में ले सकता है चीज़ों को, एडमिनिस्ट्रेशन को खुद के कंट्रोल में ले सकता है एक लेफ्टिनेंट गवर्नर की रिपोर्ट के बेसिस पर ही। लेफ्टिनेंट गवर्नर ही बताएगा कि अगर दिल्ली की एडमिनिस्ट्रेशन इस अमेंडमेंट एक्ट के अकॉर्डिंग नहीं चल रही है तो उस केस में यहाँ पर भी प्रेसिडेंट रूल इम्पोज करा जा सकता है। बट यहाँ पर एक कैच है, जब भी प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन आ गया कि क्या प्रेसिडेंट रूल अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 356 किसी यूनियन टेरिटरी में इम्पोज हो सकता है या नहीं, तो उसका आंसर डेफिनेटली नो ही होगा, क्योंकि आर्टिकल जो 356 है ये सिर्फ स्टेट्स के लिए ही है, यहाँ पर यूनियन टेरिटरीज की बात नहीं करी गई है। ये जो आर्टिकल है ये यूनियन टेरिटरीज के लिए एप्लीकेबल नहीं है, बट डिफरेंट वेज हैं जिसके थ्रू ये जो यूनियन टेरिटरीज है वहाँ पर प्रेसिडेंट रूल इम्पोज करा जा सकता है। जैसे कि अगर 2021 की एग्जांपल दूं मैं आपको,
तो प्रेसिडेंट रूल यूनियन टेरिटरी ऑफ पुडुचेरी में अप्लाई करा गया था, ठीक है। बट ये जो प्रेसिडेंट रूल है इस आर्टिकल 356 के अकॉर्डिंग तो अप्लाई हो नहीं सकता है। तो इसी की वजह से ही फिर जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है इसने बाद में एक नोटिफिकेशन निकाली थी। इस नोटिफिकेशन में क्या बताया गया था कि जो पुडुचेरी की लेजिस्लेटिव असेंबली है ये कहाँ पर है, ये दिस लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ पुडुचेरी वाज प्लेस्ड अंडर सस्पेंडेड एनिमेशन। देखिए डिफरेंट तरीके जो है ना वो सेंट्रल गवर्नमेंट निकाल ही लेती है, तो आप ये चीज़ याद रख सकते हो। ये आई थिंक ये आपके लिए नई ही चीज़ होगी, इसको अलग से लिख कर रख लें कि एक सस्पेंडेड एनिमेशन एक तरीका है जिसके थ्रू एक यूनियन टेरिटरी में भी प्रेसिडेंट रूल अप्लाई करा जा सकता है, इम्पोज करा जा सकता है। सो अदरवाइज जो है आर्टिकल 356 यूनियन टेरिटरी के लिए एप्लीकेबल नहीं है। अब और क्या यहाँ पर देखिए बताया गया है, द लेफ्टिनेंट गवर्नर इज एम्पावर्ड टू प्रोमलगेट ऑर्डिनेंसेज ड्यूरिंग द रिसेस ऑफ असेंबली। जब भी किसी यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली की जो असेंबली जो रिसेस में होगी, सेशन में नहीं है, उस केस में जो वहाँ का लेफ्टिनेंट गवर्नर होगा ऑर्डिनेंस को प्रोमलगेट कर सकता है। इन ऑर्डिनेंस का भी सेम फोर्स ही होगा, जैसे कि एक असेंबली के लॉ का फोर्स होता है वैसा ही इस ऑर्डिनेंस का भी फोर्स होगा। बट जब भी ये दिल्ली की लेजिस्लेटिव असेंबली फिर से रिज्यूम करेगी, अपना काम फिर से स्टार्ट करेगी, तो 6 वीक का पीरियड दिया गया है कि 6 वीक के अंदर अंदर ही इस ऑर्डिनेंस को असेंबली से अप्रूव करवाया जाए। अदरवाइज ये दिस ऑर्डिनेंस सीज टू एग्जिस्ट, ठीक है, ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। उसके साथ इसमें क्या बोला गया है दैट जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है ये तब प्रोमलगेट नहीं करेगा एक ऑर्डिनेंस को जब असेंबली को डिसॉल्व करा गया है या फिर असेंबली को सस्पेंड कर दिया गया है। उस केस में ऑर्डिनेंस प्रोमलगेट नहीं करा जाएगा, तभी प्रोमलगेट करा जाएगा ऑर्डिनेंस जब एक असेंबली रिसेस में है या फिर एक असेंबली सेशन में नहीं है। इसके साथ ही जब भी ये लेफ्टिनेंट गवर्नर एक ऑर्डिनेंस को प्रोमलगेट करेगा तो उसको प्रेसिडेंट की एड एंड एडवाइस भी लेनी होगी, प्रेसिडेंट की प्रायर परमिशन लेनी होगी। अब देखिए जो लास्ट एक छोटा सा टॉपिक है, इतना खास इंपॉर्टेंट है नहीं, कभी आया नहीं है एग्जाम में, बट स्टिल दिया गया है, एडवाइजरी कमेटीज ऑफ यूनियन टेरिटरीज। देखिए यहाँ पर क्या है, अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल्स 1961 मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इज द नोडल एजेंसी ऑफ ऑल द मैटर्स ऑफ यूनियन टेरिटरीज रिलेटिंग टू लेजिस्लेशन, फाइनेंस, बजट, सर्विसेज, अपॉइंटमेंट ऑफ लेफ्टिनेंट गवर्नर्स और एडमिनिस्ट्रेटर्स। तो ये कुछ रूल्स हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल्स 1961। इसका जो नोडल मिनिस्ट्री है वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है। वैसे ही भी जो मेन मिनिस्ट्री होती है यूनियन टेरिटरीज के लिए वो होम मिनिस्ट्री ही होती है, होम मिनिस्टर के पास ज़्यादा पावर होती है, ठीक है। जो इसमें क्या बोला गया है इस रूल में कि अगर किसी यूनियन टेरिटरी में लॉ मेकिंग करी जाएगी, लेजिस्लेशन होगी, उसके बजट को तैयार करा जाएगा, लेफ्टिनेंट गवर्नर या फिर एडमिनिस्ट्रेटर को अपॉइंट करा जाएगा, तो वो सारा किसके अकॉर्डिंग होगा, इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल्स 1961 के अकॉर्डिंग ही होगा। फर्दर इसमें क्या बोला गया है, जो 5 यूनियन टेरिटरीज हैं जिसमें लेजिस्लेचर नहीं है, देखिए 3 में तो लेजिस्लेचर है, दिल्ली, पुडुचेरी, देन जम्मू एंड कश्मीर, इसके अलावा जो बाकी की 5 हैं, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, चंडीगढ़, दादरा एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव, लक्षद्वीप, लद्दाख, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर लेजिस्लेचर नहीं है, तो इनके लिए एक अलग से प्रोविजन किस चीज़ की बनाई गई है, इस एडवाइजरी कमेटी की। जिनके पास लेजिस्लेचर नहीं है उनके पास किस चीज़ का है एक प्रोविजन है, उनके पास है होम मिनिस्टर्स एडवाइजरी कमेटी या फिर उनके पास क्या है एडमिनिस्ट्रेटर्स एडवाइजरी कमेटी। तो उनके पास ये वाली प्रोविजन दे दी गई है। अगर होम मिनिस्ट्री की एडवाइजरी कमेटी काम कर रही होगी किसी सोशल या इकोनॉमिक मैटर के लिए, जब ये यूनियन टेरिटरी से डील करेगी तो उस केस में फिर इसको चेयर करेंगे यूनियन होम मिनिस्टर। बट अगर यही काम एडमिनिस्ट्रेटर्स एडवाइजरी कमेटी कर रही होगी तो यूनियन टेरिटरी का एडमिनिस्ट्रेटर ही उसको चेयर करेगा। एंड जब भी देखिए इन कमेटीज़ के मेंबर्स की बात करी जाएगी तो इसमें मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट भी हो सकते हैं। एंड जो यूनियन टेरिटरीज़ हैं उनकी जो लोकल बॉडीज़ होती हैं, डिस्ट्रिक्ट पंचायत हो गया, म्यूनसिपल काउंसिल्स हो गया, वहाँ से भी इलेक्ट होकर कुछ मेंबर्स इन एडवाइजरी कमेटीज़ का पार्ट बन सकते हैं। एंड इन कमेटीज़ का देखिए काम क्या होता है, जो यूनियन टेरिटरीज़ की सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट है
उनसे रिलेटेड जो भी इश्यूज़ होंगे उनके ऊपर डिस्कशन वगैरह करना। एंड ये एडवाइजरी कमेटी है किसके लिए? वो 5 यूनियन टेरिटरीज़ जिनके पास अपना खुद का लेजिस्लेचर नहीं है। अब देखिए यहाँ पर जो नेक्स्ट दिया गया है वो है एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम यूनियन टेरिटरीज़ का, कि कहाँ पर जुडिशरी है, ये हम देख चुके हैं कि किन के पास अपना हाई कोर्ट है एंड किन को अलग हाई कोर्ट के अंडर रखा गया है, कहाँ पर एक लेफ्टिनेंट गवर्नर है, कहाँ पर एक एडमिनिस्ट्रेटर है, ये भी हम देख चुके हैं। उसके बाद देखिए स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी का कंपैरिजन करा गया है। अगर सेंटर के साथ स्टेट का रिलेशन देखें तो वो हमें पता है एक फेडरल रिलेशनशिप है, ठीक है, पावर का शेयरिंग भी है, पावर का डिवीजन भी है, स्टेट लिस्ट कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है। ऐसे अगर यूनियन टेरिटरीज की बात करेंगे तो यहाँ पर यूनिटरी सिस्टम ही एग्जिस्ट करता है, फेडरल सिस्टम नहीं है। अगर यूनियन टेरिटरी एंड सेंटर का रिलेशन देखिए, क्योंकि अगर किसी यूनियन टेरिटरी के पास अपना लेजिस्लेचर है भी, उस केस में भी सेंटर का कंट्रोल इनके ऊपर रहता ही है। सेकंड देखिए क्या दिया गया है, डिफरेंस के डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है, ये भी हमने अभी ही देख लिया है ना। बट ये जो यूनियन टेरिटरीज हैं इनके ऊपर सेंटर का ही डायरेक्ट कंट्रोल रहता है। स्टेट के पास ऑटोनॉमी है, ऑब्वियसली वो स्टेट लिस्ट के ऊपर लॉ मेकिंग कर सकती है, कॉन्करेंट लिस्ट के ऊपर लॉ मेकिंग कर सकती है। यूनियन टेरिटरीज के पास एज सच कोई ऑटोनॉमी नहीं है, ऑल्दो इन कुछ के पास अपना लेजिस्लेचर भी है, फिर भी उनके पास कंप्लीट ऑटोनॉमी नहीं है। ऐसे ही देयर इज़ यूनिफॉर्मिटी इन द एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप, जो सारी स्टेट्स हैं वहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप है, जो सिस्टम चलता है गवर्नेंस का, वो ऑलमोस्ट सेम जैसा ही चलता है। बट जो यूनियन टेरिटरीज हैं वहाँ पर डिफरेंट सिस्टम ही चलता है, हर एक का किसी में भी यूनिफॉर्मिटी नहीं है। यहाँ पर जो एग्जीक्यूटिव हेड है वो गवर्नर ही होता है हर एक स्टेट में, बट जो यूनियन टेरिटरीज है वहाँ के डेजिग्नेशंस डिफरेंट हो सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेटर हो सकता है, कहीं पर लेफ्टिनेंट गवर्नर हो सकता है, एंड कहीं पर चीफ कमिश्नर हो सकता है। सो यहीं पर ये चैप्टर खत्म होता है। ओके, एक दो डिफरेंसेस और भी दिए गए हैं कि जो गवर्नर है वो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है, ये वैसे मैंने डिफरेंस ऑलरेडी बता दिया है। जो एडमिनिस्ट्रेटर होता है वो एजेंट होता है। देन एक 7th डिफरेंस दिया गया है दैट पार्लियामेंट कैन नॉट मेक लॉज ऑन द सब्जेक्ट्स ऑफ द स्टेट लिस्ट। देखिए ये भी अब क्लियर सा है, जो स्टेट हैं उन्हीं की ही असेंबलीज स्टेट लिस्ट के ऊपर लॉ मेकिंग करती हैं, अनलेस कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन नहीं है, कोई प्रेसिडेंट रूल नहीं लगा हुआ है, या फिर कोई नेशनल एमरजेंसी या फाइनेंशियल एमरजेंसी ऐसी सिचुएशन नहीं है। उस केस में तो जो पार्लियामेंट है वो स्टेट लिस्ट के ऊपर लॉ मेकिंग कर सकता है, अदरवाइज पार्लियामेंट स्टेट लिस्ट के ऊपर लॉ मेकिंग नहीं करता है। बट जो यूनियन टेरिटरी है, चाहे वहाँ पर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन हो या फिर ना हो, जो पार्लियामेंट है किसी भी सब्जेक्ट किसी भी लिस्ट के किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर लॉ मेकिंग कर सकता है। सो यहाँ पर चैप्टर खत्म होता है। ओके, एक छोटा सा फैक्ट और भी है। अब देखिए ना, यही तो चीज़ होती है, कभी भी ख़त्म नहीं होती हैं चीज़ें, है ना। तो देखिए क्या होता है कि क्या एक यूनियन टेरिटरी की कैपिटल हो सकती है? सो यस, इसकी भी कैपिटल होती है। जैसे कि अगर हम अंडमान एंड निकोबार आइलैंड की बात करें, अब ये आप वनडे एग्जाम के लिए भी फैक्ट याद कर सकते हो, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड की बात करें तो यहाँ की जो कैपिटल है वो है पोर्ट ब्लेयर, ठीक है, इसको आप लिख के रख लें। ऐसे ही जो दादरा एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव है, ठीक है, इसके लिए जो कैपिटल है इसकी वो है दमन। ये वनडे एग्जाम के लिए भी वैसे ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, एंड यूपीएससी में भी पूछा जा सकता है कि क्या एक यूनियन टेरिटरी की कैपिटल हो सकती है या नहीं। सो यस। ऐसे ही जो लक्षद्वीप है उसकी जो कैपिटल है उसका नाम है कवारती, सॉरी फॉर प्रोनाउंसिएशन अगर गलत है तो। सो ठीक है। ऐसे ही जो पुडुचेरी है उसका पुडुचेरी ही रहेगा। जो एनसीटी ऑफ दिल्ली है उसका तो दिल्ली ही रहेगा। जो चंडीगढ़ है उसका भी चंडीगढ़ रहेगा। जो लद्दाख है उसके लिए रहेगा ले, तो ये आपने याद रखना है। जो जम्मू एंड कश्मीर है उसके लिए देखिए दो चीज़ें बन जाती है जम्मू एंड कश्मीर के लिए। अगर तो विंटर्स का टाइम होगा तो कैपिटल रहेगी जम्मू, एंड अगर समर्स का टाइम होगा तो ये रहेगा श्रीनगर। सो ये आप कुछ फैक्ट्स याद रख लें। थैंक यू।